आज हमारे अतिथि के रूप में आनंद प्रियदेव जी हैं, जो गोविंदपुर विधानसभा से विधायक के भावी प्रत्याशी हैं और जनसुराज पार्टी से भी जुड़े हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये लोगों को बताएं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और कैसे जो है राजनीतिक में कदम रखा। धन्यवाद बिट्टू जी। पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना कि आपने गोविंदपुर नवादा जैसी जगह पर इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, शुरुआत की है, इसके लिए आपको साधुवाद है। जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात होती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की और वहीं से फिर मैंने MBA किया। करीब 18 साल मैंने जॉब की, 10 साल मैंने इंडिया में नौकरी की। मैं एयरटेल में सीनियर सेल्स मार्केटिंग मैनेजर था। पेप्सी जैसी बड़ी कंपनी, उसमें मैं जॉब किया। फिर मैं मास्टर्स करने के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ से द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में वो भी एक शुमार में आती है। तो वहाँ से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसे कहते हैं कि एक दूसरे देश के साथ आपके संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, तो उसकी पढ़ाई होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसकी पढ़ाई की। फिर मुझे यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्कॉलरशिप मिला तो मैं लॉ करने के लिए इटली चला गया। वेनिस जो कहा जाता है दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैं वापस इंडिया आया और राजनीति में हूँ। सबसे बड़ी बात आनंद जी इसमें ये उठती है कि आपने जैसे कि बताया कि दूसरे देशों में जाके पढ़ाई की। आज के युवा अगर दूसरे देश जाते, दूसरे देश छोड़ दीजिए, अपने भारत के ही बड़े शहर अगर जाते हैं तो वहीं पे बस जाते हैं और वहीं जो है सारा परिवार को लेकर। आपको क्या इच्छा हुई कि आप फिर से इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने दुनिया देखने के बाद जो है अपने एक नवादा जिला, एक पिछड़ा ही हम जिला कहेंगे, जहां आप आते हैं अपने विधानसभा में और लोगों के लिए सोचते हैं, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? नहीं, आपने एकदम सही मुद्दा उठाया कि हम देखते हैं कि हर गांव में यही स्थिति है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो जिनके पास रोजगार नहीं है वो तो बाहर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए जाते ही हैं, मगर गांव से भी जिनको अच्छी अगर जॉब हो जाए, शिक्षा हो जाए, तो वो गांव कोई वापस नहीं आना चाहता है, बाहर बसना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश में भी टर्म है जिसे हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, कि सुनने में आता है कि सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं। मगर मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा जन्म नवादा में हुआ, नवादा के सरकारी हॉस्पिटल में मैं जन्मा, यहीं पे पला, यहीं पे बढ़ा, खेत खलिहान पुआल पे रहना, पूंज पे चढ़ना, तो बचपना मेरा यहाँ गुजरा। मतलब एक तरह से कहे तो बचपन की यादें भी, बचपन की यादें बहुत हद तक। ऐसा कोई त्योहार नहीं था, खास करके होली, जिसमें मैं यहाँ गांव वालों के साथ नहीं बिताया। तो वो बचपना, वो यादें, कहीं ना कहीं यहाँ की परेशानियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा। तो ये मुझे था कि जब कभी मौका मिलेगा पढ़ाई करके, जब मैं सक्षम हो जाऊं तो मैं वापिस आऊंगा। और कहीं ना कहीं इसमें एक US के प्रेसिडेंट हैं, जॉन F. कैनेडी, वो हमेशा कहते थे कि यू शुड नेवर आस्क व्हाट कंट्री हैज गिवन टू यू, रादर यू शुड से व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द नेशन, व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। मतलब कि आप ये ना पूछे कि देश ने मुझे क्या दिया, आपने आप ये बताएं कि देश के लिए, घर के लिए, गांव के लिए, गोविंदपुर नवादा के लिए आपने क्या किया। अगर सभी लोग यही सोचेंगे कि अरे हमारा नवादा बहुत पिछड़ा हुआ है, गोविंदपुर पिछड़ा हुआ है, तो हर है नहीं, तो फिर जाके कुछ नहीं। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने समाज को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को बढ़ाने की, इसी सोच के साथ मैं वापस आया। सुनने में लगता है कि मैं भाषण दे रहा हूं, लोग कहते हैं ज्ञान दे रहे हैं, मगर ये कोई ज्ञान नहीं है। मैं बड़े आराम से US में, अमेरिका में, इंग्लैंड में रह सकता था, मगर मैं वापिस आया और आज भी केवल हमारी यही सोच है कि अपने गोविंदपुर और नवादा को आगे बढ़ाना है। अब विधानसभा में जब आप आए, कदम रखे गोविंदपुर में, हालांकि आपके पिताजी भी पहले जी यहाँ से मंत्री भी रहे जी, और जब विधानसभा आए तो क्या क्या कमियों को देखकर लगा कि राजनीतिक में मुझे आना चाहिए और इसे सुधार करना चाहिए? देखिए, मूलभूत अगर समस्याओं की बात करूं, क्योंकि भारत अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, प्रमुख मुद्दे बताएं। वही प्रमुख मुद्दों की बात कर रहा हूं कि भारत एक विकासशील देश है। अभी कुछ राज्य हैं जो काफी डेवलप कर गए, तो अभी मैं मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर की बात नहीं करूंगा। जो मूलभूत, जो आप बोलते हैं, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जहां रोटी कपड़े मकान की बात होती है, तो आज हमारा नवादा और गोविंदपुर आज भी रोटी कपड़ा मकान में ही लिप्त है। यहाँ पर ना अच्छे पढ़ने की व्यवस्था है, ना कोई अच्छा स्कूल, ना अच्छा कॉलेज है। अस्पताल की बात करें तो पूरे नवादा में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पतालों की आपको पता है स्थिति क्या है,
थोड़ी सी भी अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे पावापुरी गया नवाता रोकेंगे जी जी जी। सरकार कहती है कि हमने मूलभूत सुविधाओं के लिए हर एक चीज जो है बिहार में लाया। हाँ। वो प्राथमिकी विद्यालय की बात कर ले, मध्य विद्यालय की बात कर ले, या 10+2 विद्यालय की बात कर ले, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोग हैं वो तरस रहे हैं, और जो सुविधाएं मिली वो अधूरा मिला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर विद्यालय मिला तो मिड डे मील का खाना मिला। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं कि सरकार अपने डेटा पे, कागज पे दिखाने के लिए तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आज बिहार की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो दिखाते हैं कि 74%, 75% लिटरेट हो गए। उसे कहा जाता है कि पढ़ना आ गया, मगर उस पढ़ाई से क्या आपको नौकरी मिलेगी? उस पढ़ाई से क्या आपको रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर पढ़ाई से रोजगार, इस पढ़ाई से रोजगार मिलते तो बड़े बड़े जो हमारे कोचिंग क्लास वाले पटना में बैठे हुए हैं और नवादा हर एक जगह में जी, तो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारा बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है वो कोटा जाता है। आज हमारा बच्चा जो पढ़ना चाहता है दिल्ली जाता है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो हमारे बच्चों को कोटा जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा की जो स्थिति है बहुत ही बद से बदतर हुई है, और यहाँ पे ना अच्छा स्कूल ना कॉलेज, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। एक चीज की आपकी विचारधारा, आपने अपने विचारधारा से जनसुराज को चुना या जनसुराज के विचारधारा से आपने जनसुराज को चुना? नहीं, मुझे लगता है मैंने अपने विचार से जनसुराज को चुना है, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि 2020 का भी चुनाव में लड़ा था। हार जीत अलग बात होती है, लेकिन उस चुनाव में भी जो हमारे मुद्दे थे, आज भी फेसबुक की अगर टाइमलाइन पे जाएंगे तो मैं उन्हीं मुद्दों को उठा रहा था जो आज प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं। मतलब 5 साल में जो आप विधानसभा का चुनाव लड़े जी, और ये 5 साल के बाद भी कोई सुधार नहीं। मैंने उस समय भी शिक्षा की बात की, मैंने उस समय भी रोजगार की बात की, मैंने उस समय भी बेरोजगारी की बात की, मैंने उस समय भी स्वास्थ्य की बात की। और जब इस बार मैं पुनः चुनाव में आया तो मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं इन बातों को और जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। पूरे बिहार की स्थिति को बदलने की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना वैसी पार्टी के साथ जुड़ा जाए जिनके साथ मिलकर जिन सपनों को पूरा करने के लिए मैं गोविंदपुर और नवादा आया था, उसको यथार्थ में बदला जा सकता है। इस जनसुराज का क्या अर्थ है? जनसुराज का क्या अर्थ है? बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर जी हर मीटिंग में कहते हैं कि जनसुराज का अर्थ है कि जनता का सुंदर राज। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो कहीं अगर प्रशांत किशोर जी की अगर किसी मीटिंग को अगर आप कवर करेंगे तो देखेंगे कि गांधी जी की तस्वीर हर जगह होती है। ये कॉन्सेप्ट, ये जो है, ये कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जहां गांधी जी ने कहा सर्वोदय, सभी का उत्थान, सभी का उदय हो। वही जो जिस राम राज्य की उन्होंने कल्पना की। आज जब आप राम राज्य की बात करेंगे तो लोग कहेंगे अरे राम का नाम ना ले, हिंदू मुस्लिम। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की परिकल्पना नहीं है, वो एक ऐसे राज्य की कल्पना है कि जहां सभी एक समान हो, खुश हो, शांति हो। उसी की परिकल्पना प्रशांत किशोर जी ने आगे बढ़ाई कि जनता का सुंदर राज हो। जनसुराज उसी का अर्थ है। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था देखते हुए लगता है कि जनता का सुंदर राज आएगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की अगर स्थिति देखी जाए, कहा जाता है, प्रशांत किशोर जी एक बात हर जगह मीटिंग में कहते हैं कि फैक्ट्री दूसरे राज्यों में लग रही है, मगर उसमें जो फैक्ट्री चलाने वाले हाथ हैं वो बिहारी मजदूर के हैं, बिहारी लोगों के वजह से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। गौरवान्वित होने वाली बात है क्या? ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, और इस पीड़ा को मैंने बहुत नजदीक से झेला है। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था तो मैं वहां अच्छी नंबर से पास किया, मगर फिर भी मुझे लोग नीचा दिखाने के लिए जानकर, ए बिहारी इधर सुनो, बिहारी शब्द से मुझे अलंकृत करते थे। बिहारी आज भी इसका आज भी झेल रहे हैं। वो बिहारी मतलब एक बहुत ही गंदी गाली हो गई। लगता था कि धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। ये दर्द मैंने झेला है कि हमारे बच्चे बिहार से बाहर जाकर मुंबई जाते हैं तो उन्हें भैया जी कहा जाता है, उन्हें जोर जबरदस्ती की जाती है कि आप मराठी में बोलो। अगर मैंने मराठी भाषा कभी सीखी नहीं तो मैं मराठी में कैसे बात करूंगा? दिल्ली में बिहारी कह के मारा जाता है, पीटा जाता है। पूरे भारतवर्ष में कहीं किसी मजदूर की मौत होती है तो बिहारी मरता है, वो भूटान हो, वो नेपाल हो या जम्मू कश्मीर हो। तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे बच्चों को दूसरे राज्यों में रोजगार तलाश करने के लिए जाना पड़ता है। मगर बिहार में आज 35 साल हो गए, 15 साल लालू प्रसाद जी का शासन रहा, 20 साल नीतीश कुमार जी का शासन रहा, मगर जो हमारा
हमारी जो एक ऐतिहासिक धरोहर थी और जो हमारा गौरवमय इतिहास रहा है कि जब भी पूरे भारतवर्ष में स्वर्णिम काल आया है तो वो बिहार में आया, वो गुप्ता पीरियड हो या मौर्य पीरियड हो, वो गोल्डन एरा बिहार से ही आया, मगध से आया। मगर आज हमारे बिहार की पहचान केवल मजदूर प्रोवाइड करने वाले स्टेट की रह गई। पूरे भारतवर्ष में बिहार के 17 जिला ऐसे हैं जहां जो 17 जिले पूरे भारतवर्ष को मजदूर सप्लाई करता है, उन 17 जिलों में से नवादा भी एक है। क्या अगर उद्योग बिहार में लगते तो पलायन होता? उद्योग लगते, ये तो सिंपल सी बात है, अगर उद्योग लगते तो पलायन नहीं होता। आज हमारे नवादा में चीनी मिलता है, हाँ, उसे भी बंद कर दिया सभी गया। को बंद कर दिया जो गया। उद्योग थे उसे भी बंद कर दिया गया। चलिए बात करते हैं, जब आप देश विदेश घूमकर अपने विधानसभा के विकास पर जब आ गए तो विकास की गंगा बिहार में बही जी, कागजों के पन्नों पर भी बही और कहीं कहीं विकास हुआ भी, विकास हुआ भी, लेकिन कहीं ना कहीं नवादा इससे पिछड़ा रह गया जी। आप उसे नेशनल हाईवे अगर देख लिया जाए कि नालंदा की स्थिति में नवादा की स्थिति जो है बदतर है जी। वो सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, कॉलेज की हो, शिक्षा की हो, हर एक मामले में। तो इससे साफ ये कहा जा सकता है कि एक आंखों में काजल नीतीश कुमार ने किया, तो दूसरे में सुरमा। इस पे क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, आप इस चीज को देख सकते हैं। कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या। नालंदा से नवादा की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है और विकास की जो गंगा होती है वो नालंदा तक आकर रुक जाती है। आप देखेंगे कि राजगीर में स्टेडियम बन रहे हैं, अभी तुरंत कुछ एशिया कप हॉकी हुआ, वहां पे जू है, सेंचुरी है, ग्लास का उन्होंने ब्रिज बना दिया। बड़े गर्व के साथ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि आए हमारे राजगीर और नालंदा को देखें कि हमने कितना डेवलपमेंट किया। नहीं, बिहार के नवादा को भी लॉलीपॉप के नाम पर ककोला जलप्रपात को विकास किया गया, इस बात को भी तो मानना होगा। नहीं तो मैं बताता हूं जी। तो जितने गर्व के साथ वो कहते हैं कि नालंदा का हमने विकास किया, तो ये सौतेला विहार नवादा के साथ क्यों भाई? आपका अगर एक बेटा नालंदा है तो नवादा भी आपका ही बेटा है। आप पिछले 20 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, मगर आपने नवादा के विकास के लिए क्या किया? आप बताएं कि आपने कौन सा ग्लास ब्रिज, कौन से स्टेडियम, कौन सी फैक्ट्री आपने बनाई? यहाँ का वारसलीगंज का में जो चीनी मिल था आपने तो उसे भी बंद करवा दिया। तो यहाँ ना आपने रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराए, ना आपने शिक्षा की बातें की, ना अच्छा अस्पताल बनाया। और आप गौर करेंगे, देखने वाली बात है, ये देखने वाली बात कहें या शर्म की बात कहें कि हमारे जो सांसद हैं ठाकुर साहब जो हैं, अभी नवादा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन के उद्घाटन के लिए वो दिल्ली से चलकर नवादा आए हैं। एमआरआई मशीन प्राइवेट हॉस्पिटल में होना कोई गलत बात नहीं हो सकती है, हमारे पास पैसा है, हम व्यवस्था दे सकते हैं, मगर साथ के साथ ठाकुर साहब को यह भी तो व्यवस्था करनी चाहिए कि नवादा के सरकारी हॉस्पिटल में भी एमआरआई की मशीन हो, जहां आम जनमानस पहुंच पाए। वहां तो वो पैसा देंगे तब वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी। क्या नवादा की गरीब जनता वो एमआरआई की मशीन का पैसा दे सकती है? नहीं। मगर ये जो यहाँ की सरकार है वो नवादा को तो हमेशा से चारागाह बनाया गया। यहाँ का सांसद, हमारे पिताजी एक नारा देते थे, वो आज भी कहते हैं कि टीका हो या टोपी हो, सांसद नवादा का ही बेटा या बेटी हो। आज तक बना नहीं, आज तक नहीं बना, क्योंकि यहां पर नवादा को चारागाह के रूप में देखा गया। यहां से हमारे सांसद गिरिराज साहब हुआ करते थे। जब यहां पर नवादा की धरती ऐसा बेटा नहीं पैदा किया कि जो सांसद बन सके। अभी तक तो लगता है ऐसे ही है कि नवादा की धरती बांझ है, कि यहां कोई वैसा सक्षम बेटा आज तक नहीं पैदा हुआ जो अपनी बात को लोकसभा में जोरदार तरीके से रख सके, और नवादा के हक के लिए लड़ सके। बेगूसराय से लोग आते हैं, भागलपुर से आते हैं, हाजीपुर से आते हैं, मगर नवादा के बेटे को आज तक ये अवसर नहीं मिला। गोविंदपुर विधानसभा, जहां से आप भावी प्रत्याशी हैं और जनसुराज से आपको टिकट भी मिलने वाला है, जैसा हम लोगों ने सर्वे किया, किन किन मुद्दों पर आप इस बार चुनाव लड़िएगा गोविंदपुर विधानसभा से? देखिए, गोविंदपुर में जो मुद्दे हैं वो बहुत क्लियर है, मेरे पास उसका ब्लूप्रिंट रेडी है। अगर मैं अपने मैनिफेस्टो की बात करूं तो यहाँ 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक की अलग अलग समस्याएं हैं, उन ब्लॉक को लेकर मैं काम करूंगा। प्रमुख काम अगर बोलूं तो गोविंदपुर नवादा जिला का ही हिस्सा है, अलग है नहीं। इसकी भी समस्या वही है कि यहाँ पे ना अच्छा स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई रोजगार के अवसर हैं। यहाँ पे भ्रष्टाचार इतनी चरम पर पहुंचा हुआ है। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में उदाहरण दे दूं
कि प्रधानमंत्री की तरफ से 5 किलो अनाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी बड़े गौरव, कल पूर्णिया में वो भाषण दे रहे थे कि 80 करोड़ जनता को हर मंथ हम मुफ्त अनाज देते हैं। इतनी सच्चाई है कि अनाज 5 किलो पहुंच पाता है गरीबों तक। वही मैं बोल रहा हूं कि 80 करोड़ अच्छा लगता है सुनने में, कानों को बड़ा मधुर आवाज आता है कि 80 करोड़, लेकिन क्या जमीन पे पहुंच रहा है? गोविंदपुर क्या पूरे नवादा की यही स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति को जो 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया जा रहा है वो अनाज पूरा नहीं मिल रहा, 4 किलो अनाज मिल रहा है। 1 किलो अनाज कहां जा रहा है ये जांच का विषय है। जहां तक हमारी जानकारी है ये हमारे वर्तमान विधायक और भूतपूर्व विधायक के जेब में जाता है। तो 1 किलो अनाज की जो कालाबाजारी हो रही है, मैं आपके माध्यम से कहूंगा हमारी जीत होने का मतलब अगले दिन से ही सभी व्यक्ति को 5 किलो का 5 किलो अनाज उन्हें दिया जाएगा। दूसरी प्रमुख बात मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर व्यक्ति के छत पे घर हो, सर पे छत होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे छत नहीं है। उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। आनंद जी की ये मजाक की बात है, मजाक की बात है। 1,40,000 रुपए सरकार देती है आपको घर बनाने के लिए, और हमारे जो नवादा के जनप्रतिनिधि, और ये बात सबों को पता है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, चीफ मिनिस्टर तक को इस बात की जानकारी है कि हर व्यक्ति जिसको 1,40,000 रुपए का फंड सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो उसमें 30,000 से 50,000 तक की कमीशन खोरी और घूसखोरी होती है। वो पैसा नीचे से लेकर ओवरसीयर हो, बीडीओ हो, सीईओ हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सारे को से लेकर चीफ मिनिस्टर तक वो पैसा जाता है। और अगर नहीं उन तक पैसा जा रहा तो इसको रोकना चाहिए। नहीं, जैसे हमारे पत्रकार जब घूम रहे हैं बंधु, तो आपने कहा कि 30,000 कमीशन की बात जी, हमने तो ये भी देखा है कि आवास मिलने से पहले 2000 रजिस्ट्रेशन का तो ये है बिहार के विकास। जी, जैसा हम लोगों ने घूमा है जी। शराबबंदी कितनी सफल है बिहार में? शराबबंदी, मैं कहूंगा कि शराबबंदी तो एकदम असफल है, और नीतीश कुमार जी की सोच सही थी, मगर मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने जो सोचा, 2005 में उनकी सरकार आई, मेरे पिताजी 1995 में विधायक बने थे, और वही कहा जाता है कि एक जब दूरदर्शी व्यक्ति नेता बनता है, विधायक बनता है, तो उसकी सोच 20 साल 25 साल आगे होती है। 1995 में पिताजी ने एक नारा दिया था, बढ़ाओ घटाओ मिटाओ, जिसमें उन्होंने मिटाओ में बोला था कि शराबबंदी मिटाओ, उसको पूरी तरीके से नशाखोरी, शराब को मिटाना है। तो 2005 में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, मगर आज स्थिति यह है कि घर घर में होम डिलीवरी हो रही है। उन्होंने एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, जहां से भी आपके बॉर्डर से, वो आपके रजौली हो, आपको यहाँ पे बासोडी के पास है, वहां पर रात में अगर चले जाएं, दिन में चले जाएं, हजारों की संख्या में नौजवान मोटरसाइकिल पर स्मगलिंग करते हैं, ड्रग पेडलिंग करते हैं। यही तो रोजगार मिला, ये उनका मॉडल है रोजगार का। नीतीश कुमार जी को जो सुशासन बाबू कहते हैं, उन्होंने एक ऐसे सुशासन की व्यवस्था की कि घर घर आप बैठे, जैसे आप ओला और उबर को आप मोबाइल से ऑर्डर दे सकते हैं, आप मोबाइल पर कौन सा दारू चाहिए, आपके घर पर वो डिलीवरी होगी, और वो पैसा इनकी सरकारी तंत्र में बंटता है, और इनकी मिली भगत से ये सारा नशाखोरी का काम चल रहा है। एक बयान आया था कि जहाज, मतलब एरोप्लेन से जो है, चाहे हेलीकॉप्टर से शराब नहीं आते बिहार, हाँ, सड़कों से ही आते हैं। तो जिनकी बॉर्डर पे ड्यूटी है, तो फिर बिहार में शराब कैसे इतनी बड़ी खेप आ रही है अगर मिली भगत नहीं है तो? हाँ, ये तो आप जो बोल रहे हो सच है कि एरोप्लेन से तो कोई ड्रॉप करता नहीं है, सड़क माध्यम से ही आता है। सड़कों पर उन बॉर्डर्स पे जहां से शराब लाई जा सकती है, उन बॉर्डर्स पे पोस्टिंग के लिए लोग, वो दरोगा जी हों, एसपी हों, जो डीडीसी हों, डीएम होमगार्ड भी, होमगार्ड, वो पैसे देकर वहां पे पोस्टिंग कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इट्स अ वेरी पोरस बॉर्डर। पोरस मतलब कि बहुत ही वहां पर बड़े आराम से स्मगलिंग हो सकती है, दारू लाई जा सकती है, और उनको कमीशन जाता है। आज गोविंदपुर की बात करें तो कोडरमा से हमारे यहाँ दारू आता है, रजौली से आता है। क्या यहाँ के एसपी को नहीं पता है? क्या यहाँ के थानेदार को नहीं पता है? पता है, मगर वो कट नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये शराबबंदी असफल है। एक बात और कि ये शराबबंदी के कारण सिर्फ मजदूर किस्म के व्यक्ति जो चुलाई शराब पीते हैं, हाँ, वो अरेस्ट होकर जा रहे थाने। एकदम सही। अभी आपने सुने कि बड़ा राजनेताओं के बेटे
बड़े अधिकारियों के बेटे शराब के नशे में, क्या वो शराब सेवन नहीं करते? आज मुंबई दिल्ली की मैं बात करूंगा तो दिल्ली में बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े जो नेता मंत्री विधायक अधिकारी उनके बेटे शराब पीते हैं। तो क्या बिहार में नेता मंत्री के बेटे शराब नहीं पीते? नहीं नहीं, वो खूब पीते हैं, बहुत खूब पीते हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये जो कानून उन्होंने बनाया, एक्साइज की जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, ये बहुत ही दमनकारी पॉलिसी बनाई है। इसमें मुख्यतः वही लोग पकड़े जाते हैं जिनको ना वो कोर्ट जा सकते हैं, ना अपना बेल करा सकते हैं। वो घर पे जो आपने क्या बोला, वो जो देसी दारू होती है, शराब, चुलाई शराब वो पी लेते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उनसे फिर मनमाना उनसे पैसे लेती है, 10,000 20,000 रुपए लेकर छोड़ती है। अगर वो नहीं दे पाते हैं, उन्हें कोर्ट में भर दिया जाता है। आज लाखों की संख्या में ऐसे गरीब मजदूर जेल में बंद पड़े हुए हैं जो अपना बेल नहीं करा सकते हैं। पुलिसों का भी रोजगार बढ़ा? ओ, बहुत बढ़ा है। कितने पुलिस वाले ऐसे हो गए, कई लोग ऐसे हो गए, कई ठेकेदार ऐसे हो गए जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली ये शराब बेचकर। तो सरकार आंख पर पट्टी बांध रखी है। कहने को है कि शराबबंदी है, मगर ये रोजगार इतना फल फूल रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, नस्ल को उन्होंने बर्बाद कर दिया। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए था, जिन बच्चों के बस्ते में किताब होनी चाहिए, उस बस्ते में आज वो दारू की बोतल भर के और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, और प्रत्येक बोतल पे उन्हें कमीशन मिलता है। अब हमारी सबसे खूबसूरती पर आ जाते हैं, संविधान की खूबसूरती जी, जिसमें कहा गया इलेक्टेड और सेलेक्टेड। जी, सेलेक्टेड के लिए आपको जो है बहुत सारे एग्जाम पढ़ना होगा, तब जाके आप सेलेक्टेड एक पद पे जाएंगे, चाहे क्यों ना वो होमगार्ड की हो या फिर एक आईएएस की हो या आईपीएस की हो। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वार्ड मुखिया, विधायक बनने के लिए किसी तरह की कोई प्रशिक्षण या फिर किसी तरह की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। क्या इस पे सुधार नहीं होना चाहिए? इस पर तो कई बार डिबेट हुए, कई बार इस पर वाद विवाद हुए, कई बार लोगों ने इस पे अपना मत रखा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने जैसा बोला कि इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया। तो सेलेक्टेड जॉब्स में आप नीचे एक क्लर्क से लेकर अब डीएम तक की या उससे ऊपर तक की कोई भी है, आपको छोटे से छोटे नौकरी के लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। अभी आपने देखा होमगार्ड की बहाली हुई, उसमें भी बच्चे छलांग लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रतिभा दिखानी होती है। एक राजनीति ही ऐसी है जहां एक ऐसी मानसिकता बन गई, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान बनाने वालों से एक भूल हुई। क्योंकि जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, उस संविधान बनाने वाले कमेटी में ऐसे विद्वान लोग थे, उन्होंने कभी इस चीज का एहसास नहीं किया कि 50 साल 60 साल के बाद राजनीति इतनी विकृत हो जाएगी, इतनी गंदी जगह हो जाएगी कि जितने भी समाज के चोर, डाकू, लुच्चे, लफंगे, बलात्कारी, कमीशनखोर, घूसखोर, उनकी यह जगह हो जाएगी। आज अगर किसी भी अच्छे व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर आप बोलें कि आप नेता हैं, तो आपको बड़ी गंदी निगाह से लोग देखते हैं। क्योंकि नेता का मतलब आज के डेट में चोर, लुच्चा, लफंगा, डाकू, जितनी गंदे काम उतनी बढ़िया आपकी पोस्ट, अलंकृत। लोग अपने आप को बड़े शौक से कहते हैं कि बहुत बाहुबली है। अरे बाहुबली का इसमें क्या, नेता मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जनता के समूह को जी चलाना और वो ही अगर मंडली मूर्ख की रहे एक तरह से कहेंगे उसको, तो वो जनता को क्या सही रास्तों पर ले जाए। तो ये तो हमारे पुरखों ने बहुत पहले कह दिया था ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस नगर का राजा ही अंधा होगा, हमारा राज्य तो चौपट होगा ही। और वो एकदम बिहार उसका एकदम उपयुक्त उदाहरण है। अभी मुखिया देख लीजिए ना, महिलाओं को सम्मान की बात करने के लिए मुखिया को जो है महिला प्रतिनिधि को चुना गया, लेकिन सिर्फ नाम के मुखिया हैं वो, लेकिन स्टाम्प से लेकर मोहर तक जो है मुखिया पति जी के चलते। इसमें कितनी इस पर तो अभी एक सीरियल भी आया, आप लोगों ने देखा होगा, पंचायत, एक सीरीज आई है, बहुत फेमस हुआ। ये कहीं ना कहीं बिहार और यूपी से ही प्रेरित है, मुझे लगता है मुख्यतः बिहार से। एक दिन मैं जा रहा था, एक गाड़ी के आगे एक नेम प्लेट लगा हुआ था, नेम प्लेट पे लिखा हुआ था एमपी। तो मैं थोड़ा सोचा कि एमपी मतलब जो हमने आज तक पढ़ाई की, वो एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मुझे लगा कि सांसद महोदय होंगे। मैंने जब उनसे पूछा, कहीं चाय पीने के लिए उनकी गाड़ी भी रुकी, मेरी भी गाड़ी रुकी, मैंने उनसे पूछा कि किस सांसद क्षेत्र से, किस पार्लियामेंट से आप आते हैं, कहाँ के सांसद हैं? तो बोला नहीं मैं सांसद नहीं हूं, मैं मुखिया पति हूं।
इस अच्छा, वजह से मैंने अपनी गाड़ी के आगे एमपी लिखा। तो ये हमारी सोच को दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी की जो प्रयास थी कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं का उत्थान हो। बिना शिक्षा का क्या लगता है कि उत्थान होगा? बगैर शिक्षा के आज हमारे रोह के ही कई मुखिया हैं, हमारे पंचायत की जो मुखिया हैं जो जीती हैं, आज तक वो ब्लॉक नहीं जाती हैं, आज तक वो अपना सिग्नेचर नहीं कर पाती हैं। हालांकि एक नीतीश कुमार ने बातें निकाली थी, एक लेटर भी निकला था, उस वक्त समय मुझे याद नहीं है। जी जी। उस लेटर में निकाला गया कि मुखिया को ही जो है ना प्रखंड में पहुंचना है, कार्यालय में पहुंचना, सभागार में पहुंचना है, और उसके बाद वो लेटर रह गया और स्थितियां वैसे ही वही रह गई रह रही है। तो मैं अभी कल परसों ही एक मीटिंग में था, वहां सारे जनप्रतिनिधि आए हुए थे और रोह के ही वो मुखिया जी हैं, उनकी वाइफ वहां नहीं आई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सर वो नहीं आई, मैं हूं ना। मैंने बोला नहीं, ये गलत है। अगर प्रतिनिधि को आना था तो उसी को होना चाहिए था, मगर ये मानसिकता बन गई है कि नहीं मुखिया पति हो सकते हैं। ये अशिक्षा इतनी बड़ी चीज है, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जो फिर वो उसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो आपने बोला कि प्रतिनिधियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं। जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक जो जनप्रतिनिधि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि पॉलिसीज कैसे बनती है, उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तब तो जो सिलेक्टेड होकर जो आते हैं डीएम एसपी होते हैं, वो तो इन नेताओं को घुमा देते हैं कि अरे सर आपको क्या पता होगा, मैंने वकालत पढ़ाई की है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी पढ़ाई की ही नहीं, जो बालू की ठेकेदारी और घूसखोरी में लगा रहा, अचानक से अगर आप उसे संविधान बनाने की जगह विधानसभा और लोकसभा में भेज देंगे तो वो केवल ताली बजाने का काम कर सकते हैं। नहीं लगता कि पॉलिसी बनाने का विकास से वंचित का मुख्य कारण यही है? इसमें कोई शक ही नहीं है। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, उन्हें एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि अंटिल फिलोसफर्स आर द किंग्स and the kings and princes of the world have spirit and power of philosophy। मतलब कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होगा, तो पुराने जमाने में राजा होते थे, आज के जमाने में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जब तक दार्शनिक नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनका दिल और दिमाग साधु का नहीं होगा, वो कैसे अपनी प्रजा की भलाई कर पाएंगे। यहां आज जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जीतने के साथ तुरंत एक गाड़ी स्कॉर्पियो आ जाती है, घर पक्के के बन जाते हैं, नवादा में व्हाइट हाउस बन जाता है, हमारे घर के बगल में एक थाली जगह है वहां पे फार्म हाउस लोग लेते हैं। तो उनकी सोच बहुत संकुचित है। वो राजनीति में रोजगार तलाशते हैं कि अगर मैं जीत गया तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए मैं क्या क्या करके जा सकता हूं। मैं राजनीति में रोजगार तलाशने नहीं आया हूं, मैं रोजगार को कहूं तो इस्तीफा देकर राजनीति में आया हूं, जिससे कि लोगों का रोजगार का मैं सृजन कर पाऊं। तो ये तो है ही कि इन नेताओं के भरोसे, ऐसे लोगों के भरोसे न राजनीति अच्छी हो सकती है, साफ हो सकती है, हाँ इसे गंदा करने का ये काम जरूर कर। अंतिम चीज की गोविंदपुर विधानसभा के युवाओं, महिलाओं और जनता को क्या संदेश देंगे? आपके चैनल के माध्यम से गोविंदपुर की जनता, युवा, बड़े बुजुर्ग, छोटे दोस्तों, सबों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि 50 सालों से आपने एक परिवार को देखा, एक पर्टिकुलर परिवार कहीं ना कहीं गोविंदपुर पे राज करता रहा, एक परिवारवाद की ये परिकाष्ठा हो गई। नवादा से बैठकर वो गोविंदपुर को चलाते हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो काम करें या ना करें, उनका ये हक है, वो जीतेंगे। अभी उन्होंने माफी का मांगने का एक कैंपेन चला रखा है, मुझे लगता है जनता माफ नहीं करेगी। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप बड़े भाई हैं, जैसे क्रिकेट के मैच में महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, वो भी कभी रिटायर होते हैं, तो आप भी रिटायर लें, आप कोच बने, हो सकता है क्योंकि आपका अनुभव ज्यादा है, आप कोच बनकर हमें अब बैटिंग करने का मौका दें। आपने कल के भी मैच में देखा कि विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, तो दूसरे शर्मा जी आ गए, अभिषेक शर्मा, उन्होंने मौका मिलना चाहिए। फर्स्ट बॉल पे शाहिद अफरीदी को उन्होंने चौका मार के स्वागत किया। तो मुझे लगता है आपने बहुत बैटिंग की, अब आपको रिटायरमेंट का टाइम है, अब मुझे बैटिंग करने का मौका दें और मैं इस गोविंदपुर को एक नई इबारत लिखूंगा, इसकी नई तकदीर, नई तस्वीर लिखूंगा और आने वाला कल युवाओं का है। तो युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के कंधे पे भी जिम्मेदारी है कि गोविंदपुर
में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और एक नया गोविंदपुर बनाने के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, उसमें आप सबों का साथ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।